हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने हिंदू विधि के दो टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें पहला टॉपिक था हिंदू कौन है। वहां पे मैंने आपको प्रॉपर एक आंसर राइटिंग प्रोवाइड की है, जिसको आप एलएलबी अपने जुडिशरी या मेंस के एग्जाम में भी लिख सकते हो। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि हिंदू लॉ में अगर मैरिज करनी है तो मैरिज करने की कुछ शर्तें हैं, वो कौन कौन सी है उसकी भी प्रॉपर मैंने आपको एक आंसर राइटिंग प्रोवाइड की है। देखो, यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, उन चीजों को आप साथ के साथ नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो और आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में इनका हेल्प उठा सकते हो। अब देखो, यहाँ पे जो मैं आपको तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जिससे तकरीबन 10 से 20 नंबर का मेंस का क्वेश्चन बनता है, वो बात करता है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि के स्रोत कौन कौन से हैं, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक से समझाऊंगी। उस ट्रिक से आप इनके स्रोत को याद रख सकते हो। उससे पहले अगर जो वीडियोस मैंने आपको बताई है वो नहीं देखी है तो फटाफट देख लो, क्योंकि वहीं से हमारे हिंदू लॉ का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। इसके अलावा ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप मेंस की आंसर राइटिंग चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग कि अपने YouTube पे एमडीलो क्लासेस की 59 रुपीज की मेंबरशिप में बीएससी की डेली लाइव क्लास 8 PM पर चल रही है। वहां पे हम सेक्शन 5 तक कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने बीएससी की 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पर आप बीएससी को ओनली 59 रुपीज में घर बैठकर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आज आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो बीएनएस के एमसीक्यूज, बीएनएसएस के एमसीक्यूज प्लस कुछ मेंस की आंसर राइटिंग की वीडियोस भी वहां पर अपलोड की गई है। चलिए बात करते हैं हिंदू विधि के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हिंदू विधि के स्रोत आपको याद कैसे करने हैं, किस तरीके से आपको एग्जामिनर को डायरेक्ट नंबरिंग से, एंड सेकंड आप उनको कैसे डायग्रामेटिक फॉर्म में बता सकते हो। सबसे पहले समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप याद रखो कि जो स्रोत है वो दो तरीके से है। कितने तरीके के हैं? दो तरीके के हमें स्रोत बताए गए हैं। पहला स्रोत है प्राचीन और दूसरा स्रोत है आधुनिक। प्राचीन स्रोत या दूसरा स्रोत है आधुनिक। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट, मतलब प्राचीन। इसको बोलते हैं मॉडर्न सोर्सेस। अब देखो, प्राचीन स्रोत के चार स्रोत हमें याद रखने हैं। प्राचीन में हमारे 4 स्रोत आते हैं, आधुनिक में हमारे 3 स्रोत आते हैं। 3 स्रोत आते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक छोटी ट्रिक बताऊंगी कैसे याद रखना है। देखो, टर्म की स्पेलिंग हमें सबको आती है, TERM। टर्म की स्पेलिंग क्या होती है? इस स्पेलिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम कैसे याद करेंगे? टर्म्स, TRMS। प्राचीन स्रोत में हमें क्या 4 वर्ड याद रखने हैं? TRMS, टर्म्स। और आधुनिक में हमें याद रखने हैं TVS। हमने सभी ने सुना है, TVS सुना है आप सभी ने, TVS स्कूटी आती है, इसको हमें याद रखना है PVS। PVS पहला टर्म्स, दूसरा PVS। देखो, प्राचीन में टी का मतलब है टीका और भाषाएं, टीका और भाषाएं, ठीक है। टी से हुआ टीका और भाषाएं। आर से हुआ रूढ़ी, आर से हुआ रूढ़ी और प्रथाएं, आर से रूढ़ी और प्रथाएं। एम से हुआ स्मृति, एम से हुआ स्मृति, और बाकी बचा एस से हुआ श्रुति, एस से हुआ श्रुति। यहाँ पे स्मृति में मैंने एम सेंटर वाले वर्ड को फोकस किया है, ताकि हमारी एक अच्छी सी टर्म याद हो जाए हमें कि टी से टीका भाषाएं, आर से रूढ़ी, एम से स्मृति और एस से श्रुति, टर्म्स। देन बात करते हैं आधुनिक, PVS। देन बात करते हैं पी का मतलब है पूर्व निर्णय, पूर्व निर्णय। वी का मतलब है विधि विधान, वी का मतलब है विधि विधान। और एस का मतलब है साम्य, न्याय और अंतःकरण,
साम्य न्याय और अंतःकरण, इसको साम्य न्याय और अंतःकरण या इसको शुद्ध अंतःकरण भी अपने बोलते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप अपने एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखो हम इसको सीधा भी याद कर सकते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो हम इनको आगे पीछे चेंज कर लेते हैं, इसलिए आधुनिक का आप अपने साइड याद रखो और प्राचीन का आप अपने साइड याद रखो। तो टर्म्स और पीवीएस, इस तरीके से आप इन स्रोतों को याद कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे आंसर राइटिंग पे। ये तो था अपना याद करने का तरीका। देखो आंसर हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि हिंदू विधि को विश्व की प्राचीनतम विधि व्यवस्था होने का श्रेय प्राप्त किया गया है। तकरीबन 6000 वर्ष पुरानी ये हमारी विधि व्यवस्था है। अब यहाँ पर इस विधि में कुछ उतार चढ़ाव लाए गए हैं। देन बात करते हैं हिंदू विधि के स्रोतों को दो शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। पहला है प्राचीन स्रोत भी बोल सकते हो और मूल स्रोत भी बोल सकते हो, आधुनिक, और दूसरा है आधुनिक स्रोत। अब यहाँ पे आप अपनी जो मैंने आपको बताया है तरीका बताया याद करने का, इसको यहाँ पर लिख दो टर्म्स और दूसरे को लिख दो पीवीएस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन स्रोत। प्राचीन स्रोत भी बोल सकते हैं, मूल स्रोत भी बोल सकते हैं। प्राचीन स्रोत में हमारे कौन कौन से हैं? श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं टीकाएं, रूढ़ियां एवं प्रथाएं। अब देखो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहीं पर याद करने के लिए एक शॉर्ट वे में चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना, आगे कंप्लीट इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। याद रखो, देखो श्रुति का मतलब क्या है। अब प्राचीन स्रोत पढ़ रहे हैं, श्रुति का मतलब होता है सुना गया। देखो जो कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे भगवानों से जो कुछ सुना, उसको देख के उन्होंने क्या कर दी, एक श्रुति तैयार कर दी। मतलब सुनी गई चीजें और उसको सुनी हुई चीजों को हमें नोट कर लेना। देन बात करते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब होता है कि जो कुछ हमने पहले टाइम में देखा और जो कुछ हमें याद रह गया। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, जो हमारी मेमोरी में याद रह गया, देन उसको देख के हमने चीजें लिखी, वो हो जाती है स्मृति। श्रुति का मतलब जो कुछ हमने पहले सुना, स्मृति का मतलब जो कुछ हमें याद रहा। देन भाष्य एवं टीकाएं, देखो जो कुछ चीजें हमें याद रही श्रुति और स्मृति में, उनकी हमने क्या कर दी, भाष्य और टीकाएं बनाई है। एंड नेक्स्ट कहते हैं रूढ़ी एवं प्रथाएं। रूढ़ी एवं प्रथाएं मतलब कि जब पहले के टाइम लोग जो भी व्यवहार करते थे, बिहेवियर करते थे, और उस बिहेवियर को या आचरण को कंटिन्यूअसली यूज करते रहे, कंटिन्यूअसली अपनाते रहे, तो वो क्या बन जाती है, रूढ़ी एवं प्रथाएं बन जाती है। और जैसे ही ये रूढ़ी और प्रथाएं प्राचीन हो जाती है, वैसे ही ये क्या कर लेती है, लॉ का रूप धारण कर लेती है। तो ये चार हमारे प्राचीन स्रोत है, श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं टीकाएं और रूढ़ियां एवं प्रथाएं। देन बात करते हैं सेकंड आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत में हमने क्या याद किया था, पीवीएस। देखो साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण। देखो इसका मतलब क्या होता है, साम्य, न्याय और अंतःकरण या शुद्ध अंतःकरण, इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम दो पार्टीज के बीच के विवाद को उस कानून के अनुसार निपटा सके, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इंसानियत और मानवता को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को निपटाना पड़ेगा। मतलब हम इस तरीके से उन चीजों को निपटाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को ना तो नुकसान हो और किसी भी व्यक्ति को ना तो हानि हो। तो उसे कहा जाता है साम्य, न्याय एंड शुद्ध अंतःकरण, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। अब जब इक्विटी की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हर एक व्यक्ति क्या है, कानून की नजर में समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। जस्टिस की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जस्टिस कौन कौन से दिलाए जाएंगे, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर एक व्यक्ति को दिलाए जाएंगे। देन बात करते हैं पूर्व निर्णय, प्रेसिडेंट जजमेंट।
पूर्व निर्णय का मतलब होता है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट कर रखा है तो वो जजमेंट सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होंगे। अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से जजमेंट दूं, तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या जजमेंट कर रखे हैं। वो होता है पूर्व निर्णय। विधि विधान का मतलब होता है कि कानून बनाने का राइट किसके पास है, या तो पार्लियामेंट के पास है या लेजिस्लेचर के पास है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम लॉज बनाती है जिसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, अपना बिहेव करना होता है। तो ये होता है विधि और विधान। तो दो तरीके से हम हिंदू विधि में स्रोत को पढ़ते हैं। जो पहला है प्राचीन स्रोत, दूसरा है आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में साथ के साथ मेरे साथ रिवाइज करो, श्रुति, स्मृति, भाष्य, टीकाएं और रूढ़ि और प्रथा। सेकंड स्रोत है आधुनिक स्रोत, जिसमें पहला है साम्य, न्याय और सद्विवेक, दूसरा है पूर्व निर्णय और तीसरा है विधि विधान। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप ये चीजें ना भी पढ़ो ना, तो भी अगर आपका एग्जाम 2 दिन बाद है और आपने कुछ नहीं पढ़ा, तब आप इस लेक्चर के थ्रू आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में चीजों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब जहां पे आप आधा पेज भी नहीं लिख सकते थे, अब ये लेक्चर सुन के आप तकरीबन 2 से 2.5 पेज इजीली बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये अपनों ने क्या बताया है, नंबरिंग से बताया है कि प्राचीन स्रोत, आधुनिक स्रोत, इसी को ही आप क्या कर सकते हो, डायग्राम से भी बना सकते हो। जैसे हिंदू विधि के स्रोत या मैंने अभी पहले बनवाया था, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायग्राम से बना सकते हो। अब जैसे श्रुति को एक्सप्लेन कर दिया, श्रुति हमारा प्राचीनतम स्रोत है, जो ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक ज्ञान जब उनका चरम पर पहुंच गया था, ईश्वर से सीधा संपर्क होता था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी सुना ईश्वर की वाणी से, उन्हें क्या कर दिया, श्रुति में नोट कर लिया। देन इसके बाद बात करते हैं स्मृति में। स्मृति का मतलब होता है कि जो कुछ याद रखा गया, जो कुछ याद रखा गया हमारे ऋषि मुनियों ने, उसके आधार पर जो चीजें बनाई वो क्या हो जाती है, स्मृति हो जाती है। स्मृति को 2 भागों में भी बांटा जा सकता है, एक धर्म सूत्र होता है और एक धर्म शास्त्र होता है। देन बात करते हैं रूढ़ि और प्रथाएं। रूढ़ि और प्रथाएं जो व्यवहार पे डिपेंड करती है, जैसे ही व्यवहार निश्चित और कंटिन्यू हो जाता है, वैसे ही वो क्या बन जाता है, विधि का रूप बन जाता है। इसका केस भी अच्छा है, कलेक्टर ऑफ मदुरै वर्सेस मधुराम लिंगन का केस है 1868 का। इसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि हिंदू विधि के अंतर्गत प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण विधि के मूल ग्रंथों से अधिक प्रामाणिक समझा जाएगा। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इसका मतलब होता है कि यह सिद्धांत न्याय के सिद्धांत के समरूप है। मतलब कि जब हमारे पास कानून का अभाव है, तब हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के सिद्धांत के आधार पर जजमेंट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट केस है गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई, 1951 का केस इसमें यहाँ पर हमें बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पूर्व निर्णय, प्रेसिडेंट जिसे अपने कहते हैं कि जब कोई विवादित बिंदु है जिसके बारे में समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तब हम क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या प्रीवी काउंसिल के जजमेंट्स को देख सकते हैं। विधि विधान में हमें बताया, लेजिस्लेशन में जब ये लेजिस्लेशन अंग्रेजों के टाइम के बाद ये चीजें आई, तो इतने लॉज जो है हमारे एग्जिस्टेंस में आए थे। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1800 के लगभग केस है, बाल विवाह निबंध अधिनियम या अधिगम लाभ अधिनियम या हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस और अडॉप्शन एक्ट। तो ये बाद में हमारे क्या आए थे, जो भी एक्ट्स आए थे। तो इस तरीके से आप हिंदू विधि के स्रोत के बारे में ये आंसर राइटिंग कर सकते हो। एग्जामिनर को डायग्राम बना के अगर चीजों को बताओगे तो और वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो ये था हमारा हिंदू विधि के स्रोत के बारे में। नेक्स्ट आपको हिंदू विधि में कौन सा ऐसा टॉपिक है
जिसके ऊपर आंसर राइटिंग चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ या इवन एलएलबी की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलती है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।